नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी हुई थी दोस्तों, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी संविधान के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे। अगर चैनल में आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और एक कमेंट ज़रूर से करें दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है हमें। कूट के आधार पर इसका आंसर देंगे हम। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है, चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच विवादों का फैसला करता है। तो ये क्या एक चुनाव आयोग यह काम करता है? तो जी हाँ, करता है। चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदियों समूहों या वर्गों के विवादों का फैसला करता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पॉइंट हमारा, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर मुद्दों का फैसला करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। तो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक और ना ही दो सही है? तो इसका आंसर देखेंगे हम, एक और दो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों ही क्या हैं, कथन सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ठीक है, तो क्या कहता है पॉइंट हमारा, देखते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या कथन यह सही है? तो देखते हैं आगे दोस्तों। दूसरा कथन कहता है, संविधान में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का क्या है, प्रावधान है। तो क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर न तो एक सही है और न ही दो सही हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा एक और दो पॉइंट हमारे दोनों ही क्या है यहाँ पे अपने आप में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों ही क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है? तो यह बताना है दोस्तों। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है या नहीं है, यह बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला हमारा पॉइंट है, देखेंगे, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों? तो लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। सही हो जाएगा। उनके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लेते हैं। अगला है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो इसके कोड दे रखे हैं दोस्तों, तो केवल 3 और 4 सही है कह रहा है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उपयुक्त में से अधिक इसमें क्या है, सही है। ठीक है, अगला है,
2, 3, ठीक है, 2, 3 और 4 सही है इसमें, ठीक है। तो सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित नहीं होता है दोस्तों। कैसे होता है? राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला है, तो 2, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत होगा। अगला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की संविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या होते हैं? चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है। जो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के क्या हैं? निर्वाचित सदस्य हैं संसद के, वह क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, समान नागरिक संहिता कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। क्या सही कह रहा है ये? समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कई व्यक्तिगत कानून को पुरुषों के प्रति पक्षपाती के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, गोवा नागरिक संहिता मोटे तौर पर 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। क्या यह कथन सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही कथन है। तो ये क्वेश्चन में कहीं पे बना भी था दोस्तों, ये मैं देख रहा था कोई एग्जाम में पूछा गया था कि गोवा नागरिक संहिता मोटे तौर पर 1860 मतलब कि समान नागरिक संहिता का जो उद्भव हुआ है कहाँ से हुआ है, तो उसमें ऑप्शन में ये था गोवा नागरिक संहिता समझौता दिया गया था। यहाँ पे संहिता मोटे तौर पर 1867 वहाँ पे दिया गया था, तो वहाँ पर आंसर ये वाला सही था, ठीक है। तो कौन से पेपर में पूछा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर ये क्वेश्चन बना हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं क्वेश्चन, सारे के क्या हैं? सारे ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानून की मौजूदा जटिल संरचना को बदलकर कानूनी प्रणाली को सरल बनाती है। तो क्या ये सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सभी 3 क्या हैं इसमें, सभी 3 ही पॉइंट जो हैं यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं तीनों के तीनों यहाँ पे सही है दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ मैंने नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। तो किस में है? ये क्वेश्चन भी बना है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो 44 ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। क्यों? दोनों 4 समान है, 44, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला है पॉइंट, समान नागरिक संहिता उच्च भारत में व्यक्तिगत कानून को बदलने का एक प्रस्ताव है जो देश के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाज पर आधारित है, बिल्कुल है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले कानून का सामान्य समूह है, बिल्कुल है जी। प्रस्ताव विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है समान नागरिक संहिता। गोवा नागरिक संहिता मोटे तौर पर 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। यह एकमात्र भारतीय राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था, पर अब नहीं, अब क्योंकि उत्तराखंड भी पहला राज्य बन चुका है ना, गोवा तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता लागू की, कब की? 7 फरवरी 2024 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य बना है, तो आप उससे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि कब से लागू किया। 7 फरवरी 2024 को भारत के उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी, ठीक है। क्या दी थी? विधेयक को मंजूरी दे दी। तो मंजूरी कब मिली? 13 मार्च 2024 को मिली और 7 फरवरी 2024 को प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित हुआ। अगला है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है दोस्तों? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। तो इनके द्वारा हस्तलिखित
किया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया। ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद में 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना को हस्तलिखित करने हेतु 6 महीने के लिए रायजादा संविधान हॉल, अब संविधान क्लब कहा जाता है इसको। ठीक है। तो मैं अपनी क्या करी, उन्होंने शर्तें रखी और मंजूरी मिली, हस्तलिखित किया गया। उन्होंने हिंदी सुलेख के लिए बर्मिंघम के अंग्रेजी सुलेख और हिंदी द्वीप पेन नीप के लिए नंबर 303 पेन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों यह भी एक छुपे हुए क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन से नंबर का पेन का इस्तेमाल किया था? 303। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में प्रावधान के ऊपर भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं शायद। ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है संविधान की 10वीं, और अनुसूचियाँ तो इम्पोर्टेंट है ही हैं संविधान की। अगर आप संविधान बिल्कुल रट लेते हैं तो आपके आधा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का वहाँ पे कवर हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला है आधा नहीं 70% आपका कवर हो जाता है। ठीक है। तो दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में प्रावधान है इसका। तो तीसरा जो पॉइंट कह रहा है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो यह 5वीं अनुसूची में है। ठीक है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो संविधान की अनुसूची 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों? तो 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यह लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय आता है दोस्तों? भूमि और भवन इनमें से क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो कैसे किया गया था? अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप बता सकते हैं। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, या वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, या फिर 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, या फिर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? 1 जून 1948 में किया, या फिर मई 1948 में किया, जनवरी 1948 में किया, फरवरी 1948 में किया? तो फरवरी 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, इसी के बारे में मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर डाला हुआ है इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रारूप समिति भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा द्वारा नियुक्त की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अगला, समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार किन्हें कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर। अगला है, प्रारूप समिति में अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे और यह संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी था, जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब तैयार किया गया? तो 1948 में B.R. अम्बेडकर द्वारा अध्यक्षता की B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, और प्रारूप समिति की अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की, और प्रारूप समिति ने क्या किया? पहला मसौदा संविधान का तैयार किया। अगला है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला
ये क्या थे, डीपी खेतान प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला है उद्घाटन बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई इनकी। लगभग 8 महीने तक इस प्रारूप की विवेचना की गई। ठीक है, एनालिसिस किया गया उसका। ठीक है, तो विचार विमर्श किया गया। उसके बाद 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था पूरा भारतीय संविधान का निर्माण होने में। ठीक है, अच्छे से निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय वहाँ पे लगा था। अगला जो था, भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी, अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, अल्पसंख्यक और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्र। ठीक है, तो बहिष्कृत जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र थे और अल्पसंख्यकों का जो अल्पसंख्यक थे, ठीक है, आदिवासी, उनकी जो सलाहकार समिति थी उनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है, एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि पूरा ब्यौरा उनके पास रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 129 मतलब कि 129 अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 129। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कुछ नोट है इसका मैंने दिया गया यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की एक अदालत होगी और इस तरह की अदालत की सभी शक्तियाँ होंगी इसके पास। ठीक है, जिसमें स्वयं अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी उनको। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की एक अदालत के रूप में परिभाषित किया गया है इसको अनुच्छेद 129। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 129, जहां कृतियां और न्यायिक कार्यवाही को एक स्थायी स्मारक और गवाही के लिए नामांकित किया जाता है और जिसे पहले अपने अधिकार और मानने के लिए जुर्माना और जेल की शक्ति भी क्या प्रावधान है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना ने केवल एक विलक्षण आय है या उसके आदेशों की अवहेलना का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन इस तरह के आचरण के रूप में अदालत के अधिकार और कानून के प्रशासन को अपमानित करने या हरहानि या गवाहों या पादरियों के अधिकारों को पूर्व ग्रह में लाने के लिए क्या किया जाता है, लंबित मुकदमेबाजी की जाती है। ठीक है, भारत के उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215, ठीक है, 215 के आधार पर रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट के रूप में कार्य करेंगे। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को 129 के तहत और उच्च न्यायालय को 215 अनुच्छेद के तहत ये क्या है, अधिकार प्राप्त है, एक रिकॉर्डेड न्यायालय होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने दोस्तों 14 क्वेश्चन रखे हुए थे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ढूंढ के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड किए हुए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो नॉलेजफुल लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर से जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ठीक है, अगर आप ये करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होंगे, साबित होंगे, सिद्ध होंगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।